अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत सलामत होंगे। मैं सजाद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाऊँगा। आज हम लेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि पार्ट 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस 12th में पार्ट 2 हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है चैप्टर का ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज़ क्रिटिक्स। मीन्स ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसकी नुकसानात क्या हैं, मतलब किन चीज़ों पे या किन ग्राउंड्स पे हम ग्लोबलाइजेशन का जो नुकसानात है वो बयान कर सकता है। तो यहाँ पे सिलेबस दिया है, ये आप तो ख़ुद देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन, गिव इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन का टर्म मतलब उसको डिफ़ाइन करना है 2-3-4 लाइन में। इसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन असल में कहता किस चीज़ को है। तो चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा टर्म है जहाँ पे पूरी दुनिया मीन्स पूरा ग्लोब जो है वो एक विलेज जैसा बन जाता है। मीन्स एक विलेज में क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें होते हैं तो सामने वाले हमसाए को वो चीज़ पता चल जाता है, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो ये है कि आज के डेट पे जो ग्लोब हैं, जो वर्ल्ड हैं, जो दुनिया है, वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। मतलब वो एक छोटा सा शहर जैसा बन चुका है। पहले ज़माने में क्या होता था, अमेरिका में क्या होता है, जर्मनी में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीका में क्या होता है, एशिया में क्या होता है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ में क्या चीज़ें होता है ये हम एक दूसरे को आसानी के साथ पता नहीं चलता था। बिकॉज किसी भी टाइप का फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन या सी रूट, एयरवेज, रेलवेज़, रोडवेज, ऐसा कुछ भी उस टाइप पे फैसिलिटीज़ नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ बढ़ गए। जब फैसिलिटीज़ बढ़ गए तो हम यहाँ से 7 समंदर पार मीन्स यहाँ से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या चल रहा है वो पता कर सकता है ड्यू टू इंटरनेट। या पहले ज़माने में क्या होता था, यहाँ से अगर इंडिया से किसी को अमेरिका जाना है तो उसको समंदरी और ज़मीनी सफ़र तय करना पड़ता था। उसके लिए उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते 2-3 महीना लग जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, एयरप्लेन के ज़रिए आप सीधा इंडिया टू यूएस जा सकता है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी ने जब तरक्की किया तो इसकी मदद से पूरा दुनिया जो है एक सिंपल विलेज जैसा बन गया, जहाँ पे हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं, चाहे आपका दोस्त या आपका फ्रेंड कितना ही दूर क्यों ना हो, ठीक। पहले ज़माने में कंट्रीज़ जो है वो आइसोलेटेड बैठता था। मतलब एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं रखता था जितना आज रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के डेट पर कोई कंट्री है तो वो किसी दूसरे कंट्री के साथ पॉलिटिकल ताल्लुक़ात रखते हैं, इकोनॉमिकल ताल्लुक़ात रखते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस रखते हैं, सिविल रिलेशंस रखते हैं, मिलिट्री रिलेशंस रखते हैं, सोशल रिलेशंस रखते हैं, कल्चरल रिलेशंस रखते हैं। ये सब क्या है, ताकि कोई भी कंट्री जो है वो आइसोलेट अलग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री जो है एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि पूरी दुनिया जो है एक इंटीग्रेट होकर एक दुनिया जैसा बन जाता है। अब पहले ज़माने की तरह मीलों सफ़र करना नहीं पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड के साथ इंटरनेट पर आराम के साथ वीडियो चैटिंग पर बात कर सकता है। पहले ज़माने की तरह इतना मुश्किल नहीं है कि आप यहाँ से ईरान, इराक़ या सीरिया या इजिप्ट या दुनिया के किसी भी कोने में आप बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, उसका चेहरा देखना चाहता है, उससे मतलब बातें करना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल के ज़रिए चैटिंग कर सकता है। सो दिस इज़ आल्सो ग्लोबलाइजेशन। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर फील्ड में आता है, ठीक। इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन भी आता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी आता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी आता है, सोशल ग्लोबलाइजेशन भी आता है। असल में ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज़,
अगर हम इस पे बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जब सारी दुनिया एक इंटीग्रल विलेज बन जाए या एक इंटीग्रल वर्ल्ड बन जाए, जहाँ पे दूरी तो हैं लेकिन दूरी हमें मतलब कोई रुकावट नहीं बनते हैं। ठीक, हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में सर्च कर सकता है, देख सकता है, हम हवाई जहाज़ के ज़रिए वहाँ पे जा सकता है। अब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना पहले मुश्किल था। तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर सपोर्टेड बाय द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन वो अल्फाज हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड होते हैं, पूरी दुनिया जो है एक हो जाते हैं। मतलब एक होने का मतलब क्या है, मकाने चलकर यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, टूर कर सकता है। पहले ज़माने की तरह अब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन। चाहे आपकी सोशल फील्ड में हो, इकोनॉमिक फील्ड में हो, पॉलिटिकल स्फीयर में हो, हर लाइन में ग्लोबलाइजेशन हर लाइन से चलता है। ठीक, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में सोशल रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, मिलिट्री रिलेशन है। पहले ज़माने में ये रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब इतना तेज़ हो चुका है और सारे कंट्रीज़ जो है अभी इस ग्लोबल वर्ल्ड में एक फैमिली की तरह चलता है। तो इस दुनिया में 193 या 94 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारे कंट्री जो है एक फैमिली की तरह बन चुका है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ड्यू टू बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक दूसरे को अप्रोच और एसेस कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, यूज इट एज ए डिस्क्रिप्टिव टर्म रादर देन प्रिस्क्रिप्टिव टर्म। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकता है। ये कोई प्रिस्क्रिप्टिव टर्म नहीं है जो कोई और हमें दिखा के जाते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जो आपको कोई बता देता है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक पहले से मतलब जो दुनिया में अभी चल रहा है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। ठीक है, ये जिसको हम डिस्क्राइब कर सकता है। टर्म इज़ न्यू बट फिनोमिना इज़ ओल्ड। ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है वो नया है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो पुराना है। कहने का मतलब ये है कि पहले ज़माने से जो फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्क रूट की बात करेंगे, लद्दाख से चाइना, चाइना से सेंट्रल एशिया सिल्क रूट चलता था। लोग एक दूसरे जगहों में सफ़र करते थे, ट्रैवल भी करते थे। लोग एक दूसरे ममालिक में आना जाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जाते थे घोड़ों पर, या पैदल भी जाते थे, या वो चिट्ठी भेजते थे। लेकिन सिस्टम उस वक़्त भी था रिलेशन का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना आजकल है। तो टर्म जो है वो नया है, लेकिन सिस्टम पहले से चलते आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर लोग पैदल मतलब जाते थे एक दूसरे कंट्रीज़ में, तो आज लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन और बाकी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, इंस्टीट्यूशन दैट हैव इमर्ज्ड आर बियॉन्ड द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशन स्टेट्स। यहाँ पे STATES आएंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है, वो इंस्टीट्यूशन जो इमर्ज हुआ है बियॉन्ड द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशन स्टेट्स का मतलब ये है कि आज दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अलावा भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो सार्क हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी वजह से ये जो साउथ एशिया के 7-8 ममालिक हैं वो सब जुड़े रहते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है इस ग्लोबलाइजेशन को फैलाने में। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप पर मुश्तमिल एक सप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, यूरोप के 28 मुल्कों को या 29 मुल्कों को बांध के रखता है और इन मुल्कों में तिजारत और जो सकाफ़त का जो सिलसिला होता है वो कंटिन्यू रखता है उसको। तो इन यूरोपियन यूनियन है या सार्क हो या आसियान हैं या UNO ख़ुद हैं, WTO हैं, WHO हैं, ठीक है, बाकी
यूनिसेफ हैं, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल, उन सब की मदद से और उन सब की बदौलत से ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया में और भी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। नंबर 4, मेड इंटरनेशनल रिलेशंस आर मोर एक्सपेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस। इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो एक्सपेंसिव होते जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब महंगा नहीं है, महंगा वाला एक्सपेंसिव का स्पेलिंग EXPENSIVE एक्सपेंसिव आते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसिव है PANSIVE। यहाँ का एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि एक्सपेंड होना, फैल जाना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल जो रिलेशंस है कंट्रीज़ के बीच में, जो ताल्लुकात है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। एज वेल एज इंटेंसिव मतलब ये ताल्लुकात जो है गहरा भी होते जा रहा है और यही ताल्लुकात जो है वो काफ़ी तंग भी होते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। इसके बाद हमें और एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, डिस्कस द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें कहता है कि आपको ग्लोबलाइजेशन का जो मैनिफेस्टेशन है, इसका जो स्फीयर है, इसका जो सर्कल है, उसमें से 3 चीज़ पे फोकस करना है। आपको पहले बताना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बाद बताना है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बाद बताना है पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोस अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। The restrictions imposed by different countries on allowing the imports of other countries have been reduced. Similarly, the restrictions on the movement of capital across the country have also been reduced. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पहले ज़माने में कंट्रीज़ के बीच में अच्छे से इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली या इक़्तिसादी तौर पर अच्छे से बिज़नेस नहीं चलता था। अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन इसको कहते हैं कि इकोनॉमिकली दुनिया में एक दूसरे कंट्रीज़ में तिजारत और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चल रहा है रैपिडली, तेज़ी के साथ। ठीक, पहले जो रुकावट होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सेस एंड टैरिफ्स जो होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम ड्यूटीज़ होते थे, या जो अगर इंडिया चाइना के साथ कोई रिलेशन करे, इकोनॉमिकली बिज़नेस करें, या इंडिया बांग्लादेश के साथ कोई अगर ऐसा कुछ करें, या दूसरे कंट्रीज़ किसी और कंट्री के साथ करें, तो उस टाइम पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा टैक्सेस और टैरिफ लगता था। तो आज की डेट पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ है, सारे टैक्सेस और टैरिफ को कहीं जगहों पर पूरा रिमूव किया है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के बीच में ये टैक्सेस हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी टैक्सेस को और टैरिफ को कम किया है। क्योंकि जब टैक्स ज़्यादा होते हैं तो कंट्री एक दूसरे के बीच में ओपनली और वो खुल के बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, खुल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन है वो ये कहता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आज के डेट पर ओपनली बिज़नेस और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और जो भी रुकावटें था जैसे कि टैक्स वगैरह, वो सब आजकल काफ़ी उनको कम किया गया है। तो इकोनॉमिकली वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो तिजारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ज़माने में कैपिटल अक्रॉस द कंट्रीज़ नहीं चलता था, लेबर। आज हम अगर देखेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह मींस पूरे साउथ एशिया से बहुत सारे लेबर जाते हैं और जाकर गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से बहुत सारे लेबर जाते हैं, जाकर वो सऊदी अरबिया और कुवैत, दुबई वगैरह में काम करता है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं तो बहुत सारे जॉब्स जनरेट होते हैं। तो इसी तरीके से पहले ज़माने में ये सारे चीज़ें नहीं चलता था कि यहाँ से वहाँ जाए और मज़दूर वहाँ पे जाकर काम करें। लेकिन आज के डेट पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं कि इकोनॉमिकली जो कैपिटल फ़्लो होता है, कैपिटल या लेबर या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओपनली या फ्रीली चलता है कंट्रीज़ के बीच में। उन पे टैक्स भी नहीं होता है, अगर टैक्स होता है तो पहले ज़माने की तरह ज़्यादा टैक्स नहीं होता है, कुछ कम ही होता है, क्योंकि टैक्स की वजह से कंट्रीज़ एक दूसरे के आपस में सही से ताल्लुकात और तिजारत नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद है यहाँ पे पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
Political manifestation of globalization at the most simple level results in an erosion of state capacity, that is, ability of government to do what they do. All over the world, the old welfare state is now giving way to more minimalist state that performs certain core functions such as maintenance of law and order and security of its citizens. तो कहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है जरना का, तो एक सिंपल टर्म है। यहाँ पे स्टेट का जो कैपेसिटी है वो अभी इरोड हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब ये है कि पहले ज़माने में स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहता था, ठीक। उस टाइम पे स्टेट जो है स्टेट मतलब एक कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, उस कंट्री का सरकार जो है क्या करता था जरा पहले, उसके पास पावर ज़्यादा होता था, प्राइवेट कंपनीज के पास या प्राइवेट लोगों के पास पावर कम होता था। लेकिन आज के डेट पर पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये है कि स्टेट के पास जो है पावर बिल्कुल भी कम है, गवर्नमेंट के पास पावर बिल्कुल भी कम है। स्टेट का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो ओल्ड जो वेलफेयर स्टेट है कॉन्सेप्ट वो अभी जो है ख़त्म हो चुका है। अभी के जो स्टेट्स हैं दुनिया में, जो अभी का जो कंट्री हैं, सारे कंट्रीज़ को क्या कहते हैं, लगभग कुछ को नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ को कहते हैं लेज़िस फेयर। लेज़िस फेयर का मतलब ये है कि आज के डेट पर सरकार या गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी पर, बिजनेस पर ज़्यादा लेन देन नहीं रखेंगे। तो पहले क्या होता था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, अभी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स चलता है, प्राइवेट बैंक्स चलता है, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, प्राइवेट कारखाने चलते हैं। तो अभी सरकार के ऊपर हमारा ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा है। तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही यही है कि पॉलिटिकली स्टेट का पावर जो है वो कम हुआ है, स्टेट का जो इंटरफेरेंस होता था लोगों के बीच में वो कम हुआ है। अब स्टेट के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब कंट्रीज़ के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अब कंट्रीज़ को क्या करना है, बहुत सारे ममालिक में कंट्रीज़ का जो सरकार है उनको क्या करना है, प्राइवेट बिजनेसेस के जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं या जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनमें इंटरफेयर करने की अब सरकार को ज़्यादा परमिशन नहीं है। अब सरकार का जो काम है वो हर कंट्री में, तकरीबन सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे कैपिटलिज्म है या जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिक्स है, वहाँ पे मसला जो है कुछ अलग होगा इंडिया जैसे कंट्रीज़ पे। लेकिन वो कंट्री जहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म है, जैसे कि अमेरिका जैसे कंट्री, तो वहाँ पे क्या होगा, सरकार का जो रोल है वो मिनिमम होगा। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब ये है कि सरकार का जो रोल है वो कम होगा, पहले की तरह वो बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जो सरकार का काम है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखना और स्कूल और हॉस्पिटल लोगों के लिए प्रोवाइड करना, बाकी बिज़नेस के लिए लोगों के अंदर सरकार किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ द पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लास्ट जो यहाँ पे हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरली इट लीड्स टू रिस्क ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और what is called as cultural homogenization. The risk of uniform culture is not the emergence of global culture. What we have in the name of global culture is the imposition of Western culture on the rest of the world. This agreement is supported by the McDonaldization of the world. कहते हैं कि कल्चरली जो दुनिया है वो एक यूनिफॉर्म कल्चर बन चुका है। मतलब आज के डेट पर फॉर एग्जांपल अमेरिका का जो कल्चर है वो दुनिया में डोमिनेंट है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो दुनिया पे छा गया है। फैशन आता है, कोई टेक्नोलॉजी आता है, कोई नया एक गाड़ी आता है, कोई नया मशीन आता है, कोई नया एप्स आता है या कोई नया मोबाइल फ़ोन हो, जो भी हो, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ से ज़्यादा आ जाते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो हेयर स्टाइल है, उनका जो गाना वाना सिस्टम है या उनका जो डांस है वो सब दुनिया में फैल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है एक वो लोगों के लिए एक रिस्क है, क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में जो चीज़ें चल रहा है वो दूसरे कंट्रीज़ में एकदम नकल कर रहा है। दुनिया में अभी क्या हो रहा है जरा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कल्चर चल रहा है दुनिया में। यूनिफॉर्म मतलब सारी दुनिया पर एक ही कल्चर चल रहा है, जिसको हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन मतलब सारी दुनिया का कल्चर सेम है।
आज के डेट पे अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर है। वो दुनिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर छा रहा है। अमेरिकन जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, वहाँ से कपड़े पहनने के तरीक़े, खाने खाने के तरीक़े, बात करने के तरीक़े, बाकी सारे लाइफस्टाइल जो है वहाँ से आ रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज़ ए कलरफुल कंट्री। यहाँ पे हमारा 22, 25, 30 कस्म का ज़बान, सकाफ़त, ड्रेसअप, खाने पीने की तहज़ीब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में धीरे धीरे हमें गिरावट नज़र आ रहा है। अगर हम हमारी लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब यंग जनरेशन है, वो वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे भी कहते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, दुनिया में जिस कंट्री का या जिस एरिया का कल्चर पावरफुल है वो दूसरों पे एकदम डोमिनेंट हो जाते हैं, जो कि अभी वेस्ट का कल्चर हो रहा है। तो दिस इज़ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इसका फ़ायदा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का कल्चर हमने सीखा तो इसमें पॉजिटिव मिली फ़ायदा भी है, लेकिन इसमें नुकसान भी है। ज़्यादा इसमें क्या है, नुकसान है। वेस्टर्न कल्चर जब डोमिनेंट होते हैं तो हमारे लद्दाखी या इंडियन जो कल्चर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे उसको जल्दी नकल कर पाते हैं। तो इसको हम इस एग्रीमेंट को मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे रखते हैं। Thank you so much for watching this video.